एपिसोड 116। चिंता नहीं बंदिशें। जन्य हैरानी से रिधिमा को देख रहा था और रिधिमा जन्य पर गुस्सा कर रही थी। उस रात की वजह से जन्य की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी वो रिधिमा से कुछ बोले। ऊपर से उसको समझ भी नहीं आ रहा था आखिर रिधिमा भड़क क्यों रही है। लेकिन रिधिमा को जन्य के फेस पर लव बाइट के निशान देख के अलग ही चिढ़ मच रही थी। उसने गुस्से में दोनों हाथों से जन्य का मुंह नोच लिया। जन्य इस बार चीख दिया और रिधिमा से कुछ बोलने को हुआ लेकिन रिधिमा चिल्लाते हुए बोली, चुप डॉट, एकदम चुप। जन्य की आंखें बड़ी हो गई। रिधिमा ने अपने दांत पीसते हुए आगे कहा, तुम्हारे जैसे मुंह मारू इंसान को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि घर पर जो है उससे तो गुजारा चलता ही नहीं है। जन्य शॉक हो गया और फिर कुछ बोलने की कोशिश की पर रिधिमा फिर चिल्लाई, चुप, एक शब्द भी बोले तो मुंह तोड़ दूंगी। बेचारा जन्य फिर शांत पड़ गया। रिधिमा फिर चिढ़ते हुए बोली, कल ही चली जाऊंगी यहाँ से, तुम आराम से खुले सांड जैसे रहो। रिधिमा चली जाएगी जान के जन्य थोड़ा सीरियस हो गया और फिर कुछ बोलने की कोशिश की डॉट, लेकिन रिधिमा ने उसके पैर पर जोर से पैर मारा और बोली, दोबारा अपनी ये शक्ल मत दिखाना, रहो तुम अकेले, मारो जाके इधर उधर मुंहा। जन्य ने चीखते हुए अपना पैर पकड़ लिया। रिधिमा ने एक बार फिर उसका मुंह नोच लिया और गुस्से में पैर पटकते हुए बाथरूम से बाहर चली गई। जन्य बेचारा एक टांग पर खड़ा अपने फेस पर हाथ रखे उसे देखता रह गया। उसको रिधिमा के गुस्सा करने की वजह ही समझ नहीं आई। फिर जन्य को लगा शायद रिधिमा को सब याद तो नहीं आ गया और उसको लग रहा हो उसने नशे की हालत में उसका फायदा उठा लिया। जन्य ने इस बार अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि वो रिधिमा के प्यार को समझ ही नहीं पाया। जन्य ये समझ में असमर्थ था कि रिधिमा का ये गुस्सा जलन वाला गुस्सा था, उसमें प्यार छुपा था। रिधिमा अपने रूम में आई तो उसको अब रोना आने लगा। वो बेड से पिलो लेकर चीड़ में नीचे फेंकने लगी। कुछ देर रूम को उथल पुथल करने के बाद रिधिमा थक के बेड पर लेट गई और सुबकते हुए बोली, वो ऐसा कैसा कर सकता है मेरे साथ। फिर रिधिमा के दिल में ख्याल आया कि वो इतना क्यों रो रही है। उसके और जन्य के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं तो जन्य कुछ भी करे उसको क्यों फर्क पड़ रहा है। फिर रिधिमा खुद ही जवाब देते हुए बोली, वाइफ हूँ उसकी, वो मेरे रहते ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हमारे बीच शादी का रिश्ता है, उसको उसका तो मान रखना ही पड़ेगा। चिटिंग का केस कर दूंगी, चली जाऊंगी उसको अकेला छोड़ के, तब उसको समझ आएगा रिधिमा के साथ चिटिंग करने का क्या परिणाम हो सकता है। रिधिमा अपने ही सवालों, जवाबों और जज्बातों में उलझी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कोई और थी जो अपने जज्बातों से लड़ रहा था। वो अपना हीरो था। अधिप अदा को रूम में लेकर आया और अदा को शर्ट के अंदर से बाहर निकाला तो अदा जो गुडू मुडू सी शर्ट के अंदर बंद थी वो एक फूल के जैसे खिल गई और अब सुबक सुबक के रोने लगी। इतनी देर में उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगा था। हाँ, मुझे दूर जाना है, आप गंदे हो, मुझे हर बार किडनैप कर लेते हो। पहले स्टॉल फिर चादर, वो दोनों फिर भी ठीक थे, मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन अब शर्ट, माना चूहिया सी हूँ और आप हाथी से, आपकी शर्ट के अंदर मेरी जैसी 3 अदा आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बॉल बना के अपनी शर्ट के अंदर पैक कर लोगे। अधिप ने अदा को रोते देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने अदा को सीने से लगाना चाहा तो अदा बेड में पीछे की तरफ खिसक गई। अधिप के दिल में एक और चोट लगी। अदा उससे दूर भाग रही है। अधिप और सीरियस हो गया और उसने झटके से अदा को खींच के अपने पास कर लिया तो अदा डर गई। अधिप ने उसको दोनों बाजू से पकड़ा और बोला, तुम मुझसे दूर भागोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अदा अधिप को डर से देखने लगी। वो बोलना तो चाहती थी, हाँ मुझे दूर जाना है, आप गंदे हो,
मुझे हर बार किडनैप कर लेते हो। पहले स्टॉल फिर चादर, वो दोनों फिर भी ठीक थे, मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन अब शर्ट। माना चूहिया सी हूँ और आप हाथी से। आपकी शर्ट के अंदर मेरी जैसी 3 अदा आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बॉल बना के अपनी शर्ट के अंदर पैक कर लोगे। लेकिन फिर अपनी अदा छोटी बच्ची थी, ऊपर से शब्दों का अभाव था और साथ में अपने हीरो का टेरर, इसलिए कुछ नहीं बोल पाई और अपना सिर अच्छे बच्चे जैसे नामे हिला दिया। और करती भी क्या, उसको उल्टा लटक के मार थोड़ी ना खानी थी। बच्ची थी पर एकदम बेअक्ल थोड़ी थी जो गुस्से में भूखे शेर के मुंह में हाथ डालेगी। अधिप ने तुरंत अदा को अपने सीने से लगा लिया और बोला, दोबारा मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अदा नाक सिकोड़ के सुबकने लगी। उसने फिर अपना सिर हिला दिया, लेकिन अदा बड़ी होती तो तुरंत बोल पड़ती, अभी कौन सा मैं मजे में रसगुल्ला खा रही हूँ, कैंडी के जैसे गुड़ू मुड़ू करके लेकर आए हो। सच में मुझे विमल की पुड़िया बना दिया और अब जुबा केसरी करके मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिर अपनी हीरोइन मात खा गई। सच में बच्चा होना भी आजकल गुनाह है, पर बच्चा होने के बाद भी यहाँ अपनी क्यूट अदा के साथ बड़ा झोल है। बच्चा समझ के लोग लॉलीपॉप देते हैं, पर यहाँ अपना हीरो अपनी हीरोइन को विमल की पुड़िया बना के पैक कर लेता है। घोर कलयुग है भाई, क्या क्या दिन देखेगी अपनी क्यूट अदा। लेकिन अदा अभी भी सुबक रही थी तो अधिप ने उसको अपने आप से दूर किया और उसके आंसू पोंछ के उसको घूरते हुए बोला, रोने का नाटक मत करो समझी, कितनी बार समझाया है, मुझसे बिना पूछे घर से बाहर कदम मत रखा करो और तुम वहां पार्टी में पहुंच गई। लो भाई, रोना मतलब नाटक करना। बेचारी अदा के पास कितने दुहक है जो खत्म ही नहीं होते, एक बार प्यार से नहीं मना सकता अपना हीरो। एटीट्यूड तो ऐसे दिखाता है जैसे खुद के बचपन में बड़ा शरीफ होगा। अदा बड़ी होगी तो सबसे पहले अधिप के पापा के पास जाएगी और पूछेगी अधिप कितना शरीफ था। लेकिन अभी इस मनोकामना को पूरा होने में समय था। अधिप अदा को घूर रहा था तो अदा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और अपनी नजरें नीचे करके बोली, सॉरी बॉस, मैं तो बस छम्मक छल्लो देखने लगी थी। अधिप चिढ़ के बोला, तुम बस कुछ समय रुको, अच्छे से छम्मक छल्लो दिखाऊंगा। अदा ने नजरें उठा के अधिप को देखा और मासूम सी आवाज में बोली, सच्ची बॉस। अधिप को फिर खली और उसने अदा का सिर पकड़ लिया और उसके सिर को गोल गोल घुमाते हुए बोला, तुम कर लो मुझे परेशान जितना कर सकती हूँ। जिस दिन बड़ी हुई, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। अदा की आंखें बड़ी हो गई, वो हैरानी से अपने घूमते सिर के साथ अधिप को देख रही थी, जैसे पूछना चाहती हो, ये क्या है भाई, ये कौन सा तरीका है मारने का। चक्रीदार मार। अपना हीरो भी ना क्या क्या चीजें निजात करता है। लेकिन अदा खामोशी से बस अधिप को देख रही थी। अधिप ने अदा का सिर घुमाना बंद किया और उसके बाल दोनों हाथों से बिगाड़ते हुए बोला, दोबारा मेरी परमिशन के बिना कही गई तो तुम्हारी मुंडी में स्प्रिंग लगा दूंगा। अदा ने बेचारों सा मुंह बना लिया और अपनी गर्दन पकड़ ली। अधिप अदा को देखने लगा, उसका ध्यान फिर अदा के कपड़ों पर गया तो उसको फिर चीड़ होने लगी। वो उठा और तुरंत अदा के लिए जो कपड़े उसको पसंद थे वो लेकर आया और अदा से एक तेज आवाज में बोला, तुरंत चेंज करके आओ, ये कपड़े मुझे तुम्हारी बॉडी पर दिखने नहीं चाहिए। अदा फिर अधिप की तेज आवाज सुन के सिर पर पैर रख के बाथरूम की तरफ भाग गई। अधिप अदा को भागता हुआ देखने लगा। सच में कितना जलता है अपना हीरो, अकेले में भी अदा को गर्ल्स के जैसे कपड़े पहने नहीं देख सकता। दिन पर दिन फैक्ट्री बढ़ती ही जा रही है अपने हीरो की। बेचारी अदा जब तक बड़ी होगी तब तक अपने हीरो की फैक्ट्री पूरे बॉडी रूपी जमीन में फैल जाएगी। पता नहीं फिर जो फैक्ट्री के जलने से जो धुआं निकलेगा अदा कैसे उसको झेलेगी। अदा बाथरूम के अंदर गई तो अधिप उठ के आया और विंडो के पास खड़ा होकर चांद देखने लगा।
अधिप के दिल और दिमाग में बस अदा ही घूम रही थी। वो क्या से क्या हो गया है? प्यार भी कितनी अजीब चीज है, किस हद तक इंसान को बदल देता है। अब अधिप थोड़ा नॉर्मल हो गया था तो उसको अदा के लिए बुरा भी लग रहा था, पर साथ में थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। बुरा इसलिए अदा बच्ची है, उसने क्या कुछ नहीं झेला, और अब वो भी अदा को बांधने की कोशिश कर रहा है। और गुस्सा इसलिए कि अदा समझती नहीं उसके प्यार को, उसकी फीलिंग्स को नहीं अच्छा लगता उसको जब अदा को कोई देखता है। उसकी नज़रों में देखने से मना ही नहीं है, पर जिस लालच भरी नज़रों से लोग अदा को देखते हैं उसकी अत्तरियां आंख सुलग जाती है। फिर भी अदा उसकी बात नहीं सुनती है। किसी दिन उसकी अत्तरियां जल के पिघल के जमीन पर टपक जाएगी, शायद तब अदा को अच्छा लगे और तब वो उसकी बात सुने। पर अधिप ये भी जानता था अगर अदा समझदार होती तो कभी ऐसी हरकतें नहीं करती। पर क्या करे, दिल के हाथों मजबूर है, और जब दिल जलता है तो गुस्सा अपने आप आ जाता। दिल के मारे इंसान पर किसी का जोर नहीं होता। इंसान अपने दिमाग को समझा सकता है पर दिल को नहीं। और वही हाल अपने हीरो का था। वो अपने दिल को नहीं समझा पा रहा था। दिन पर दिन अदा उसके दिल दिमाग क्या पूरी बॉडी पर हावी होती जा रही है। ऐसा ही चला तो वो अपना वजूद ही ना खो दे। उसने आज क्या किया उसको अंदाजा था, और कल उसका क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा वो भी वो जानता था, पर दिल के हाथों मजबूर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। अदा अभी बच्ची है तो वो उसके ऊपर हुकूमत चला लेता है, और अदा भी एक अच्छे बच्चे के जैसे उसकी बात मान लेती है। लेकिन कल अदा जब बड़ी होगी तो उसको ये प्यार प्यार नहीं टॉर्चर लगेगा, ये चिंता चिंता नहीं बंदिशें लगेगी। उसकी सेफ्टी अदा को जेल लगेगी। और अगर अदा उससे प्यार भी करती होगी तो भी इतनी सारी बंदिशें देख के उसको छोड़ के चली जाएगी। फिर वो क्या करेगा, कैसे रहेगा अदा के बिना? अधिप सोच रहा था कि काफी देर हो गई लेकिन अदा नहीं आई तो उसको अदा की चिंता होने लगी। अधिप आया और बाथरूम के डोर पर नॉक किया और बोला, अदा क्या हुआ? अदा तुरंत परेशान सी अंदर से बोली, बॉस ये हो नहीं रहा। अधिप ने अपनी आईब्रो जोड़ ली और बोला, क्या नहीं हो रहा? अदा तुरंत ही बाथरूम से बाहर आ गई और अपनी शर्ट पकड़ के बच्चों जैसे अपने बाल पीछे झटकते हुए बोली, बॉस ये बटन ही नहीं खुल रही। अदा की बचकानी हरकत देख के अधिप फिर अपनी सारी टेंशन भूल गया और अदा को देखने लगा। अदा को बटन बंद करना और खोलना दोनों ही नहीं आता था। अधिप ये बात जानता था लेकिन अभी गुस्से में भूल गया था। अदा अधिप को देख के उसके पास आई और बोली, बॉस प्लीज बटन खोल दो ना। अधिप ने एक चैन की सांस ली, अब उसके दिल में शांति जो फैल गई थी। अधिप फिर अदा की शर्ट की बटन ओपन करने लगा लेकिन उसको अपने दिल में और शांति चाहिए थी। आज जलन थोड़ी ज्यादा थी तो मरहम भी थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, इसलिए अधिप अदा की बटन ओपन करते हुए बोला, तुम कब बटन बंद करना और खोलना सीखोगी? अदा मुस्कुरा दी और अधिप को सिर उठा के देखते हुए बोली, बटन खोलने और बंद करने में उंगली में लगता है, और मैं नहीं भी सीखी तो क्या हुआ? आप हो ना, आप मेरी बटन खोल और बंद कर देना। अधिप के दिल में अलग सी शांति महसूस होने लगी। उसने जानबूझ के ऐसा सवाल किया था, वो जानता था अदा क्या जवाब देगी, और अब अदा के जवाब से उसकी जलन पर मरहम लग रहा था। अधिप के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो फिर बोला, पर तुम अब बड़ी हो रही हो, तुमको अपने काम खुद करने आने चाहिए। किसी दिन मैं तुम्हारे पास नहीं हुआ तो अदा, तो क्या मैं आपके पास आ जाऊंगी? अधिप ने अदा की आंखों में देखा तो अदा अपनी चमकती आंखों से उसे ही देख रही थी। अधिप ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। अब उसके चोट खाए दिल पर अच्छे से वैसलीन लग गई थी और उसका दिल फिर से बगीचा बगीचा हो गया था। अधिप ने फिर जल्दी से अदा की शर्ट की बटन खोल दी और बोला, जाओ चेंज कर लो।
अदा ने अपना सिर हिला दिया, फिर बाथरूम में चली गई। अदिप फिर विंडो के पास आके खड़ा हो गया और अदा के बारे में सोचने लगा। पर अब उसके दिल में बस प्यार ही प्यार था। अब उसके कानों में अदा की बातें घूम रही थी, मैं आपके पास आ जाऊंगी। हाय, क्या तरीका है अपने दिल को शक्ति प्रदान करने का। सच में एक अच्छा शोध करता है अपना हीरो। अदिप फिर मुस्कुरा दिया। अदा भी चेंज करके आई तो अदिप को विंडो के पास खड़ा देख के उसके पास आके खड़ी हो गई और उसका हाथ हिलाते हुए बोली, क्या हुआ बॉस? अदीप अपनी सोच से बाहर आया और आंखें खोल के अदा को देखने लगा। तो अब अदा उसकी बियर अदा लग रही थी। अदीप ने अदा को उठा के विंडो पर बैठा दिया और उसके सिर में बियर की हुडी पहनाते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े ये है समझी, वैसे गंदे कपड़े मत पहना करो ओके। अदा मासूमियत से अदीप से सवाल करते हुए बोली, क्यों बॉस, मैं उन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती? अदीप के जहन में फिर अदा का वो कुछ समय पहले वाला लुक घूम गया। साथ में उसका दिल भी धड़क गया। क्या बताएं अपना हीरो किस लेवल की कयामत लगती है अदा प्रॉपर गर्ल्स वाले कपड़ों में। लेकिन फिर उस लुक के साथ साथ अदीप की नजरों के सामने सभी लड़कों की वो नजरें घूम गई, कैसे वो उसकी अदा को देख रहे थे। अदीप फिर जलन भून गया और गुस्से में मुंह फूला के बोला, बहुत ही बेकार लगती हो, किसी काली जंगली बिल्ली की तरह। अदा ने मासूम सा मुंह बना के कहा, छी, मैं इतनी गंदी दिखती हूँ, अब मैं दोबारा ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। अदीप फिर खुश हो गया और अदा के बाल अपनी उंगली के फंसा के गोल गोल घुमाते हुए बोला, गुड गर्ल। अदा भी मुस्कुरा दी, लेकिन अचानक उसको अपने पेट में तेज दर्द उठा और वो अपना पेट पकड़ के चीख पड़ी। क्यों उठा अदा को पेट में दर्द? क्या ये चीफ के दिए इंजेक्शन का रिएक्शन था? क्या रिधिमा सच में जन्य को छोड़ के चली जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी कि आज का पार्ट कैसा लगा और अपने हीरो का दिल को शांत करने का तरीका भी कैसा था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एपिसोड 117, आज तेरा मुंह मैं खाने से बंद कर दूंगा। अदा के पेट में दर्द हुआ तो वो चीख पड़ी। अदीप थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि अदा की आवाज बहुत तेज थी। अदीप ने अदा को देखते हुए परेशान होकर कहा, क्या हुआ? तो अदा ने मासूमियत से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, भूख से उई उई हो रही है। अदीप ने घूर के अदा को देखा और बोला, तो ऐसे क्यों चिल्लाई? अदा ने अपनी बतीशी चमका दी और बोली, चिल्लाने से बात में वजन आता है। अदीप आंखें बड़ी करके अदा को देखने लगा। ये छोटी सी गिलहरी जो अभी ठीक से पनपी तक नहीं है, बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स की कमी से कुपोषित रहने वाली लड़की, अब अपनी बात में वजन चाहती है। अदीप का मन तो था अदा के टपली बजा के बोले, कुपोषित लड़की पहले अपना वजन बढ़ा लो। पर फिर अदीप ने सोचा, छोड़ो जाने दो, उसका ही माल है, बाद में वजन बढ़ा लेगा। लेकिन अदा के पेट में फिर खलबली हुई तो वो विंडो से कूद के नीचे खड़ी हो गई और बोली, चलो बॉस, कुछ चटपटा सा खाने को दे दो, कुछ तीखा खाने का नाम हो रहा है। अदीप अदा के ऐसे बोलने से थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन अदा ने उसको सोचने का मौका नहीं दिया और हाथ पकड़ के खींचने लगी। तो अदीप को भी उसके साथ जाना पड़ा। अदीप और अदा किचन में आए तो वहां दो जानवरों की टोली पहले से थी। वो रिधिमा और तनय थे, जो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। और दोनों के बीच फिर से सुलह हो गई थी, लेकिन रिधिमा ने तनय को अभी तक सच नहीं पता चलने दिया था कि उसके बैग का नक्शा बदलने वाली उसकी ये उड़न खटोला जैसी दोस्त ही है, जो जहां गड़बड़ होनी होती है उड़ के पहुंच जाती है। दिशा अभी तक बेहोश थी और जन्य बेचारा कंफ्यूजन और गम में डूबा था, लेकिन दोनों के पार्टनर मस्त थे। थोड़े टाइम के लिए ही सीरियस होते थे, उसके बाद तो दो घूंट मार और भूल जा वाला हाल था।
किसी ने खाना नहीं खाया था तो उन दोनों को भूख लगी थी और खाने की तलाश में दोनों किचन में आ गए थे। रिधिमा ने अधिप को देखा तो सीरियस होकर खड़ी हो गई। पर तनय अधिप को देख में बोला, क्या भाई तुझे भी भूख लगी है क्या? अधिप कुछ बोलता उससे पहले अदा बोली, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तनय मुस्कुरा दिया और अदा के पास आके उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, भूख तो मुझे भी लगी है पर कुछ खाने को है ही नहीं, हम दोनों तो कुछ बनाने का सोच रहे थे, तुम भी हमारे हाथ का बना खाओगी। अदा ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। तनय फिर अधिप से बोला, तू खाएगा? अधिप तनय को घूरते हुए बोला, पहले तू अपने खाने भर का बना ले फिर पूरे मोहल्ले को खिलाना। तनय ने मुंह टेढ़ा कर लिया और बोला, मैं भी खाना बना सकता हूँ, समझा? अधिप ने अपना सिर हिला दिया और बोला, मैं अदा के लिए बना लूँ, तुम लोग फिर आतंक काटना किचन में, तब तक बाहर निकलो सब। तनय ने अपना मुंह हैरानी से खोल लिया और बोला, इतनी बड़ी इंसल्ट बस बहुत कर लिया तूने, अपमान, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगा, बाहर जाएगा तू। बोलते हुए तनय खुद ही खुश होकर अपनी पीठ थपथपा के बोला, वाह यार, मैं तो राइम बनाने लगा। अधिप तनय को घूरने लगा तो तनय ने बतीशी चमका दी और जबरदस्ती अधिप को बाहर धक्का दे दिया। अधिप शॉक हो गया, लेकिन तनय ने उसके मुंह पर डोर बंद करते हुए कहा, आधे घंटे बाद अच्छे से खाने के साथ मिलता हूँ, आज तेरे मुंह पर खाना मारूंगा। बोलते हुए तनय ने अधिप के मुंह पर डोर बंद कर दिया। अधिप की आंखें बड़ी हो गई, उसने गुस्से में डोर पर हाथ मारते हुए कहा, तनय डोर ओपन कर, रात बहुत हो गई है और तेरी बकवास देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तनय अंदर से चिल्लाया, देखना नहीं खाना है, आज तेरा मुंह मैं खाने से बंद कर दूंगा। अधिप फिर गुस्से में बोला, तुझे जो करना हो कर, अदा को बाहर भेज दे बस। तनय बोला, गिलहरी कहीं नहीं जाएगी। गिलहरी आज मुझे खाना बनाते देखेगी। क्यों गिलहरी? तनय ने फिर अदा से कहा। तो अदा भी मुस्कुरा के बोली, हाँ क्यूट तनय। अधिप बेचारा बाहर चिल्लाता रहा, पर उसके घर के जानवर कांडी के साथ साथ बहरे भी हैं, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, या फिर ये भी कह सकते हैं इग्नोर कर दी। बेचारे अपने हीरो को खली तो बहुत तेज, उसको डॉट, अपने हीरो को डॉट, ये सब इग्नोर कर रहे थे। ये उसकी शान में गुस्ताखी नहीं थी, लेकिन अदा और तनय के लिए गुस्ताखी हो या पुस्ताखी, वो दोनों तो सबकी राखी बना के अधिप के गले में घंटी के जैसे बांधते समय नहीं लगाते हैं। बाकी जो होगा बाद में देख लेंगे, वो अपने हीरो को अभी खाने पर फोकस करना ज्यादा जरूरी था। तनय अदा को लेकर गैस के पास आया तो रिधिमा हैरानी से खड़ी उनको ही देख रही थी। तनय रिधिमा से बोला, ओए आंखें क्यों फैलाए खड़ी हो, तुम्हारे भरोसे चैलेंज लेकर आया हूँ, चलो अच्छा सा कुछ बना दो जल्दी से। रिधिमा के तोते उड़ गए। फट 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 फड़क। रिधिमा फड़फड़ाते हुए बोली, मेरी भरोसे। बोलते हुए रिधिमा की आंखें फैल गई थी। तनय अजीब तरह से मुंह बना के रिधिमा को देखते हुए बोला, और नहीं तो क्या, तुमने एक बार बनाया नहीं था इतना अच्छा ब्रेकफास्ट, आज भी कुछ अच्छा सा बना दो। तनय की बात पर रिधिमा को कुछ याद आया और वो एक शरारती बच्चे के जैसे अपने बाल खुजलाते हुए अपने दांत दिखा के इधर उधर हिलने लगी और छोटे बच्चे जैसे शरारत करने पर शरारत छुपाने के लिए भोली बनने का नाटक करते हुए बोली, वो उस दिन ना, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, वो मैंने बाहर से ऑर्डर करके मंगाया था। तनय बेचारा शौक में चिल्ला पड़ा, क्या? रिधिमा ने शरारती बच्चे जैसे जल्दी से मुस्कुराते हुए अपना सिर 3 बार हाँ में हिला दिया और बोली, हाँ तुम सब गुस्सा थे, कुछ समझ नहीं आया कैसे बनाऊं। फिर ज्ञानी बाबा का ज्ञान याद आया, हर इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो मैंने पेट पूजा का सामान बाहर से मंगा लिया। अब बोलती बाहर से मंगाया है तो तुम सब मेरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते,
इसलिए छोटा सा झूठ चिपका दिया। रिधिमा और उसके ज्ञानी बाबा किसी दिन अधिप से बहुत ज्यादा कुटाई खाएंगे। अच्छा हुआ अभी बस तनय और अदा थे। अगर अधिप ये सुन लेता कि उसकी अदा को रिधिमा ने झूठ बोल के बाहर का खाना खिलाया तो फिर अधिप ना लड़का देखता ना लड़की, अच्छे से रिधिमा की आरती उतारता। लेकिन बेचारा तनय सदमे में चला गया था। अभी तनय के लिए ये गाना फिट बैठ रहा था। क्या से क्या हो गया ये, पर बेचारा सदमे के मारेगा नहीं पा रहा था। बेचारे तनय ने अपना सिर पकड़ लिया और गोल गोल घुमाते हुए बोला, झूठी मक्कार लड़की, हर बार झूठ बोलती है। ऊपर वाले से मेरी बैंड बजाने का ठेका लेकर आई हो क्या? रिधिमा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, ये हमारा सीक्रेट है, किसी को बताना मत। तनय गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोला, पागल सिर फिरी, हिली हुई पगलेट लड़की, तुझे सीक्रेट की पड़ी है और बाहर जो भूखे शेर की तरह खड़ा वो लकड़बग्घा इस बार मेरा बैक नहीं तोड़ेगा, सीधा खा जाएगा। रिधिमा को तनय की सुताई याद आ गई तो वो हंस दी। तनय ने गुस्से ने रिधिमा को देखते हुए कहा, हंस रही हो तुम, मेरे ऊपर हंस रही हो? कैसी दोस्त हो तुम, हमेशा मुझे फंसवती हो। अब समझ आ रहा है वो बिल्डोजर तुमसे दूर क्यों भागता है, क्योंकि तुम्हारे आस पास भी रहा तो तुम उसके भी टायर पंचर कर दोगी। जन्य का जिक्र सुन के रिधिमा ने मुंह बना लिया और थोड़ा चीड़ के बोली, तो तुमने मुझसे पूछा था बोलने से पहले। तनय रिधिमा को देख के उसका गला दोनों हाथों से दबाने की एक्टिंग करते हुए बोला, तुम चुड़ैल सी औरत, मेरा खून पीने को दुनिया में आई हो। एक तो झूठ बोलती हो, ऊपर से मेरी गलती गिना रही हो। रिधिमा ने अपना मुंह फूला लिया और बेलन उठा के तनय को मारते हुए बोली, ओए चुप, एक तो खुद डींगे हाँक के आए हो और मेरे ऊपर बिल फाड़ रहे हो। खाना बनाने का तुमने बोला तो बनाओ, मैं तो चली, बोल के रिधिमा जाने लगी। तनय बेलन पड़ने से थोड़ा चिल्ला पड़ा था, लेकिन रिधिमा को जाते देख उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने तुरंत रिधिमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, यार कैसी हो, तुमको अच्छा लगेगा वो बाहर गुस्से में लाल बैठा शेर मुझे खा जाए। पहले ही उसने बैग सूजा के रखा है, क्या चाहती हो मैं पूरा सूज के हल्क में रूपांतरित हो जाऊंगी। रिधिमा हल्का सा मुस्कुरा दी और अपने बाल झटकते हुए बोली, तुम इतना सूझ चुके हो बस इसलिए ये रिधिमा तुम्हारी मदद करेगी। तनय ने मुंह टेढ़ा कर लिया और बोला, पर कैसे मदद करोगी? रिधिमा बोली, अरे यार तुम सच में गोल बुद्धि हो, स्मार्टफोन लेकर घूमते हो, निकालो और रेसिपी देख के बनाओ। तनय, ओ हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तनय ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसमें रेसिपी देखने लगा। लेकिन अदा को बहुत भूख लग रही थी। वो बच्चों सी बोली, क्यूट तनय, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तनय कुछ बोलता उससे पहले रिधिमा अदा को देख के बोली, तुम्हारे क्यूट तनय को खाना बनाने में जन्म लगने वाले हैं, चलो मैं तुमको तब तक फ्रूट खाने को देती हूँ। तनय ने मुंह बना लिया और बोला, ज्यादा मत बोलो, तुमको भी मेरी मदद करनी है समझी, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से फंसा हूँ। रिधिमा बोली, ओ भाई मैंने नहीं कहा था, बड़ी बड़ी बातें छौंको। तनय गैस पर पैन रख के उसमें ऑयल डालते हुए बोला, कुछ तो छौंका, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना बाहर का खाना मंगा के उल्लू बना दिया। रिधिमा ने अदा को फ्रूट्स कट करके दिए और बोली, उल्लू बनाने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। तनय मुंह बना के बोला, तुम्हारे जैसी दोस्त मिली है, अक्ल तो बिकनी ही थी। तरस तो मुझे इस बॉडी बिल्डर पर आ रहा है, बेचारा तुम्हारे साथ रहा तो भगवान ही जाने उसका क्या क्या बिक जाएगा। रिधिमा को गुस्सा आ गया और वो पैर पटकते हुए तनय के पास आई और बोली, क्या बोला तुमने? तनय भी रिधिमा को घूरते हुए बोला, वही जो तुमने सुना, बेचारा मेरा बॉडी बिल्डर जैसा दोस्त कहाँ तुम्हारे जैसी दीमक जैसी लड़की के साथ चिपक गया। रिधिमा ने आंखें बड़ी पर ली और बोली, मैं दीमक हूँ?
तनय ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। दोनों लड़ रहे थे कि दोनों का ध्यान नहीं गया। पैन बहुत ज्यादा गर्म हो गया था और अब उसमें आग लग गई थी। लेकिन दोनों बेखबर लड़ने में लगे थे कि अदा ने आग देखी तो चिल्लाने लगी, आग आग आग, बचाओ आग। तनय और रिधिमा दोनों ने पैन में आग लगे देखा तो डर गए। तनय फूंक मार के आग बुझाने लगा। रिधिमा भी हाथों से हवा करते हुए आग बुझाने की कोशिश करते हुए बोली, इसको ठंडा करो। तनय भी फूंक मारते बोला, अरे इसको कैसे ठंडा करूं, मैं यहाँ गर्म हुआ जा रहा हूँ। दोनों फिर बहस करते हुए आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि अदा दिमाग की धनी ठंडा करने का अलग मतलब समझी और ठंडे पानी की बोतल लेकर आई और ठंडा ठंडा पानी पैन पर डाल दिया। आग एक तेजी से ऊपर उठी और फिर शांत हुई। आग बुझी तो अदा खुशी से उछल पड़ी और बोली, ठंडी हो गई आग, ठंडी हो गई। लेकिन जैसे ही अदा का ध्यान रिधिमा और तनय पर गया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। दोनों के फेस काले और बाल खड़े हो गए थे कि तभी अधिप ने अदा के चिल्लाने पर आग लगी सुन के गुस्से में डोर तोड़ दिया और उसकी मदद को जन्य भी आ गया था। दिशा को भी होश आ चुका था और वो भी पानी लेने किचन में आई थी। दरवाजा टूटा और अधिप, दिशा और जन्य अंदर आए तो रिधिमा और तनय के खड़े बाल और काली शक्ल उस पर दोनों की फटी आंखें देख के हंस पड़े। तनय और रिधिमा ने घूम के सभी की तरफ देखा तो बेचारों सा मुंह बना के अपना मुंह खोला तो उनके मुंह से धुआं निकल गया। अब तो सब और जोर जोर से हंसने लगे। अदा भी सबको देख के हंस दी। अधिप तनय के पास आया और उसका ये जला भुना हाल देख के बोला, हो गया, बन गया खाना तेरा या अभी थोड़ा और अपने आप को भुनना बाकी है। तनय ने अपने होठ बाहर निकाल लिए और बोला, मुझे नहीं बनाना खाना, और वहां से चला गया। रिधिमा भी जल्दी से अपना भुना हुआ फेस लेकर भाग गई। जन्य उसको ही देख के अभी तक हंस रहा था, जिससे रिधिमा चिढ़ गई थी। कुछ समय बाद दिशा ने सबके लिए खाना बना दिया था और अदा के लिए अधिप खाना लेकर अपने रूम में चला गया था। दिशा रिधिमा को भी उसके रूम में खाना देने गई तो उसने चिढ़ में मना कर दिया। तो दिशा ने जन्य को खाना दे दिया और उसको बताया कि वो रिधिमा को खाना खिला दे। रिधिमा बहुत भूखी है, उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। जन्य का मन तो नहीं था या फिर ये कहे हिम्मत नहीं थी, लेकिन रिधिमा ने दोपहर से कुछ नहीं खाया तो अब रिधिमा को बहुत भूख लग रही होगी सोच के जन्य ने खाना ले लिया था और हिम्मत जुटा के रिधिमा के रूम में चला गया था। फिर दिशा भी तनय के रूम में उसके लिए खाना लेकर पहुंच गई थी। तनय ने दिशा को खाना लिए देखा तो पहले तो उसका मन किया वो दिशा को वापस कर दे, लेकिन भूख बहुत बड़ी चीज है। तनय ने दिशा से कुछ नहीं कहा और उसके हाथ से थाली लेकर जल्दी जल्दी खड़े होकर खाना खाने लगा। दिशा तनय को देख के मुस्कुरा दी और बोली, आराम से बैठ के खा लो। तनय के खाते हाथ रुक गए और वो चिढ़ के बोला, उन दो चुड़ैलों ने बैठने लायक छोड़ा भी है, एक बार बस मिल जाए वो हाल करूंगा, जिंदगी भर ना सीधी बैठ पाएंगी न लेट। दिशा की आंखें बड़ी हो गई और हड़बड़ाहट में उसके मुंह से निकल गया, अरे इतनी बड़ी सजा, मैंने तो इतनी तेज नहीं मारा था। तनय जो फिर से खाना खाने लगा था, दिशा की बात सुन के उसके हाथ एक बार फिर रुक गए और वो दिशा की तरफ देख के आंखें बड़ी करते हुए बोल, क्या बोला तुमने? दिशा को एहसास हुआ उसने भावनाओं में बह के क्या बोल दिया। अब तो वो गई, तनय उसको छोड़ेगा नहीं। उसने तनय के बैग का ढोल बनाया था, तनय उसका मंजीरा बना देगा। अब तनय क्या करेगा दिशा के साथ? क्या जन्य और रिधिमा के बीच सब ठीक हो जाएगा? क्या रिधिमा समझ पाएगी अपने दिल की बात और फिर समझा पाएगी जन्य को? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। और आज का एपिसोड कैसा था ये भी आपको कैसा लगा अपने तनय और रिधिमा का काला मुंह और खड़े बाल देख के? CH 118 मेरा पति मेरा देवता है।
दिशा ने भावनाओं में बह के सच बोल दिया था। तनय उसको घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तो दिशा घबरा गई, उसको एहसास हुआ उसने क्या कहा दिया। अब तो तनय उसकी चटनी बना के इन्हीं कढ़ी चावल के साथ खा जाएगा। दिशा डर से पीछे होते हुए बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम खाना खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। बोलते हुए दिशा भागने की फिराक में थी, लेकिन अपना तनय इतना भी लल्लू नहीं था यार। तनय ने तुरंत दिशा के पैरों के आगे पैर लगा दिया। दिशा मुंह भरा के चीखते हुए नीचे गिर पड़ी। तनय ने अपनी थाली साइड रखी और नीचे घुटने के बल बैठ के गुस्से में बोला, तो वो लड़की तुम थी पार्टी में? दिशा बेचारी को जितना दर्द नीचे गिरने से नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा डर उसको तनय को देख के लग रहा था। अब तनय का गुस्सा करना भी गलत नहीं था, बेचारे को पड़ी भी तो ज्यादा थी, अधिप ने भी उसे ही सुता था। बेचारे के बैग को ही सब आक्रमण करने का कैंप बनाते हैं। तनय को देख के दिशा उठ के बैठ गई और बचने के लिए बोली, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तनय गुस्से में चिढ़ा हुआ बोला, अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। बोल के तनय हवा के जैसे भाग के बाहर गया और तूफान के जैसे भागते हुए वापस आया। तो दिशा और घबरा गई। अब घबराना भी जरूरी था ना भाई, तनय के हाथ में चाबुक जो था। दिशा की हवा किसी फुस्सी बॉम्ब जैसे फूस हो चुकी थी। वो डर से अपना थूक अंदर करके पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, ये तुम क्या करने वाले हो, ये तुम क्यों लाए हो? तनय ने चाबुक अपने हाथ में लपेट लिया और जमीन पर मारते हुए बोला, ऐसे चलाया था ना ये चाबुक। दिशा ने डर से सिकुड़ते हुए अपनी आंखें भींच ली। तनय ने फिर जोर से जमीन पर चाबुक मारा और बोला, सच बोलोगी कि मैं भी वैसे ही चाबुक चलाऊं जैसे तुमने चलाया था? दिशा ने झट से अपने हाथ अपने बैक पर रख लिए और बोली, नहीं नहीं प्लीज मारना मत। आज अपना तनय हंटर मैन बन गया, पर ये मैन कितनी दूर तक जाता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अपने तनय की किस्मत तो जग जाहिर है, बेचारा कुछ भी करे, लास्ट में पड़ती तो मार उसको ही है। तनय दिशा के सामने बैठ गया और गुस्से में बोला, बहुत माँ की धमकी देती हो ना, तो अब मैं तुमको माँ के पास ले जाऊंगा, अब तुमको उनको ही बताना तुमने ऐसा क्यों किया। दिशा डर गई। तनय खड़ा हुआ और दिशा का हाथ पकड़ के खड़ा करने लगा। तो दिशा बच्चों जैसी फैल गई और बोली, प्लीज प्लीज मम्मी जी के पास मत चलो, सॉरी गुस्सा आ गया था। तनय ने अपना फोन निकाला और निहारिका जी को कॉल लगा के दिशा से बोला, क्या बोला तुमने? दिशा ने कॉल दिखी तो अब उसको रोना आ गया और वो सुबकते हुए बोली, सॉरी, तुम मुझे छोड़ के पार्टी में किसी और लड़की के साथ चिपकने गए थे तो गुस्सा आ गया था तो मार दिया। निहारिका जी ने भी कॉल पिक कर लिया था और दिशा की बातें भी सुन ली थी। दिशा को अब लग रहा था निहारिका जी उसको उठा के तनय की लाइफ से बाहर कर देंगी। कोई माँ कैसे बर्दाश्त करेगी अपने बेटे का पीटना, वो भी उसकी बीवी के हाथों से। और अपने क्यूट तनय को भी यही उम्मीद थी, इसलिए तो उसने निहारिका जी को कॉल किया था। फोन पहले से स्पीकर पर था तो तनय एटीट्यूड से बोला, देखा माँ, आप ऐसी लड़की को पसंद करती हो जो मुझे मारती है। दिशा की नजरें नीचे हो गई और उसका दिल बैठ सा गया। शायद अब उसकी होप और उसकी तोप सी सासू माँ उसको अब तोप से उठा देंगे। लेकिन तनय की बात सुन के निहारिका जी तुरंत बोली, खोटे दे पुत्तर, तेनू इतनी जुतियां मारूंगी कि खुद की बर्थडे पार्टी में केक काटते तेरे हाथ कांपेंगे। तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी पार्टी में जाने की? तू रुक, अभी आती हूँ। तूने जूती नहीं जूता खाने वाला काम किया है। बेचारा तनय डर गया और हड़बड़ाहट से उसके हाथ से फोन छूट के नीचे गिर गया। दिशा भी हैरानी से फोन देखने लगी, जैसे फोन के अंदर से ही निहारिका जी को देख लेगी। उसको ऐसी तो उम्मीद नहीं थी, लगता है उसने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो ऐसी सास मिली।
दिशा फिर तनय को देख के सोचने लगी, लेकिन मोती के साथ उसने पक्का गोबर दान किया होगा, तभी गोबर जैसा पति मिला है। बुड़बक। लेकिन बेचारा तनय डर गया था, उसका दिशा को अपनी लाइफ से निकाल फेंकने का प्लान चौंप दिया गया था। ऊपर से निहारिका जी उसकी सुताई करने आने वाली है और वो अपनी माँ को अच्छे से जानता था। उसकी माँ गदाधारी भीम थी जो सच में अपनी हॉकी लेकर आ भी जाएंगी। अधिप और दिशा ने तो बस उसका बैग तोड़ा था, उसकी माँ तो उसका सब कुछ तोड़ देगी। तोड़ना छोड़ो, गोबर के ओपले बना के दीवार पर भी चिपका डालेगी। यार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो अपना भला सोचने जाता है और उसका भला हो जाता है। क्या दिन आ गए हैं जहाँ लोग गाना गाते हैं प्यार प्यार ना रहा, वहाँ अपने तनय को माँ माँ ना रही गाने की नौबत आ गई थी। काश एक्सचेंज ऑफर होता तो वो अपनी नानी के घर जाके अपनी माँ को एक्सचेंज करके दूसरी माँ ले आता। अच्छा हुआ ये बस अपने तनय के दिमाग की उपज थी, अगर मूंग की उपज होती तो पक्का निहारिका जी तनय का गोबर गैस बना के उसमें रोटियां सेकती और फिर दोनों सास बहू मिलके खाती। पर अभी समय था आते हुए तूफान को रोकना, इसलिए तनय जल्दी से निहारिका जी से बोला, अप्रैल फूल अप्रैल फूल। माँ मैंने आपको अप्रैल फूल बनाया। बोल के तनय हंसने का नाटक करने लगा, लेकिन निहारिका जी गुस्से में बोली, जुलाई में अप्रैल फूल। तनय ने अपनी जीभ दबा ली और बोला, अरे वो तब भूल गया था तो अब सोचा बना लूं। निहारिका जी, बेटा तुम बस कुछ देर रुको, आके सब याद भी दिलाती हूँ और ये भी बताती हूँ माँ को कैसे अप्रैल फूल बनाते हैं। तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया और सोचने लगा कैसे अपनी माँ को रोके कि उसका ध्यान दिशा पर गया। अब एकमात्र सहारा दिशा बची थी जो उसको इस तूफान से बचा सकती थी। इसलिए तनय ने अपने बीवी भगाओ अभियान को कुछ समय के लिए विराम लगाया और मासूम सा मुंह बना के दिशा से इशारे में बोला, प्लीज मुझे बचा लो। दिशा की आंखें बड़ी हो गई। वो पीछे खिसकते हुए अपना सिरनामे हिलाने लगी। तनय ने अपने हाथ जोड़ लिए और धीरे से बोला, बचा ले यार, वरना मेरी माँ आज पूरा चक दे इंडिया का मैच मेरे अकेले के साथ खेल लेगी। दिशा भी कम नहीं थी, अब मौका था तो फायदा उठाना तो बनता है ना बॉस। दिशा तुरंत अपनी चतुराई दिखाते हुए बोली, बचा लूंगी पर मुझे क्या मिलेगा? तनय मुंह बना के बोला, मुझे पता था तुम बहुत ज्यादा चालू औरत हो। दिशा मुस्कुरा के बोली, तुम्हारी ही औरत हूँ। तनय ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, पर उसने खुद ने निहारिका जी कॉल करके चाकू को अपने पैर पर मारा था तो दर्द तो उसको ही झेलना पड़ेगा, इसलिए बोला, बताओ क्या चाहिए? दिशा तुरंत अपनी लिस्ट बताते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहूंगी और गलती से भी मैं अगर रूम के बाहर हूँ तो तुम्हारे रूम का डोर लॉक नहीं होना चाहिए। तुम मुझे एक अच्छे पति जैसे प्यार करोगे, मेरी केयर करोगे, मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे, जितने भी फेस्टिवल होते हैं होली दिवाली सारे उन सब में तुम मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट दोगे, रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले एक प्यारी सी किस दोगे। बस अभी इतना, आगे सोच के बता दूंगी। तनय मुंह फाड़े दिशा को देख रहा था, वो बोलना चाहता था, ये क्या है, यहाँ क्या सेल चल रही है जो बस तुम शॉपिंग किए जा रही हो? मैंने तो बस एक विश मांगने को बोला थी, पर तुम तो यहाँ पूरी डिक्शनरी लेकर बैठी हो, जैसे कि आज तो मेरे अंदर के सारे शब्दार्थ, विलोम शब्द, पर्यायवाची सब चाकू घुसा के बाहर निकाल लोगी। लेकिन फिर बेचारा अपना क्यूट तनय जब ओखली में सिर दे ही दिया तो मुसरों से क्या डरना। उसने भी दिशा रूपी मुसर से सिर भिड़ाने के लिए मन मार के बोल दिया, ठीक है। दिशा खुश हो गई और फोन उठा के स्पीकर से हटाया और कॉर्नर में जाके निहारिका जी से बात करने लगी। बेचारा तनय बच्चों से अपने होठ निकाले दिशा को देख रहा था और सोच रहा था क्या दिन आ गए हैं उसके, अपनी ही माँ को पटाने के लिए एक मुसर का सहारा लेना पड़ रहा है।
दिशा ने कुछ देर बात की और फिर कॉल कट करके उछलते हुए तनय के पास आई और बोली, तो कल डिनर पर बाहर चले। तनय दिशा की बातें इग्नोर करते हुए बोला। माँ का गुस्सा शांत हो गया। दिशा ने मुंह बना लिया और बोली, मैंने कल डिनर के लिए पूछा। तनय, हाँ तो पहले तुम जवाब दो। दिशा, तो तुमको मेरी स्माइल से नहीं पता चल रहा। तनय, तुम्हारी स्माइल तो है ही छछुंदरों जैसी। दिशा, क्या बोला तुमने? तुम रुको, अभी मम्मी जी को फोन करती हूँ। तनय ने जल्दी से दिशा के हाथ से फोन ले लिया और बोला, आई लव छछूंदर स्माइल। दिशा आंखें छोटी करके तनय को देखने लगी तो तनय अपनी बतीशी दिखाते हुए मन मार के बोला, कल डिनर पर चलते हैं, ओके। दिशा खुश हो गई और उछल के तनय के गले से लगते हुए बोली, आई लव यू। तनय ने गंदा सा मुंह बना लिया। दिशा फिर तनय से दूर हुई और बोली, तुमको और खाना खाना है। बेचारे तनय की तो अब भूख ही मर गई थी, इसलिए वो बेचारों सा अपने पेट में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं, जूता जूती खाने का सोच के ही पेट भर गया। दिशा मुस्कुरा के बोली, तो फिर चलो सोते हैं चल के। बोल के दिशा तनय का हाथ पकड़ के बेड की तरफ ले जाने लगी। बेचारे तनय के कान खड़े और हवा गुल हो गई। दिशा की बात और उसके रिएक्शन कुछ मैच नहीं हो रहे थे। तनय को अपनी इज्जत पर खतरा मंडराते महसूस हो रहा था। वो जल्दी से दिशा से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, वो रूम में सोने की बात हुई है ना, तो ऐसा करो तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। बोल के तनय सोफे की तरफ बढ़ा की दिशा उसके आगे आ गई और अपनी कमर पर हाथ रख के तनय को घूरने लगी। जैसे इशारे में ही बोल रही हूँ, करूँ कॉल मम्मी जी को। तनय ने दिशा की नजरें दिखी तो वो सब समझ गया और झूठी मुस्कान के साथ अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, सोफा कितना छोटा है ना, मैं कैसे सोऊंगा, हम दोनों बेड पर ही सो जाते हैं, वो साइड तुम्हारा ये मेरा। बोल के तनय जल्दी से अपने साइड ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गया, जिससे अब दिशा को कुछ बोलने का मौका ना मिले। लेकिन दिशा कम नहीं थी, उसने लाइट ऑफ की और तनय के ब्लैंकेट में घुस के उसके पास चिपक के लेट गई। तनय की डर से धड़कनें बढ़ गई, पर वो कुछ बोलता तो दिशा फिर बेशर्मों जैसे निहारिका जी को कॉल करने की धमकी देती, इसलिए बेचारा तनय चुप रहा। दिशा ने कस के तनय को हक कर लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आज माफ कर रही हूँ, कल से मेरे देने से पहले तुमको मुझे गुड नाइट किस देना है, वो भी लिप्स पर, समझे, वरना। बेचारे तनय ने रोने सी शक्ल बना ली, पर अंधेरा था तो दिशा उसकी शक्ल देख नहीं सकती थी, लेकिन रोशनी होती तो दिशा पक्का तनय को देख के हंस देती। बेचारा तनय भी दिशा को सबक सीखने चला था, खुद कितना बुरा फंस गया। पर अब तो दिशा सच में छिपकली के जैसे उससे चिपक चुकी थी और वो केमिकल डाल के उसको दूर भी नहीं कर सकता था, वरना उसकी माँ उसको पूरा केमिकल में डूबो देगी। दिशा आज खुशी से तनय से चिपक के सो गई थी। आज पहली बार वो ऐसे जो तनय के साथ सो रही थी, इस बात की खुशी ही कुछ और थी, लेकिन तनय की नींद उड़ी हुई थी। दिशा ने उसको कस के पकड़ा हुआ था, जिससे वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था और उसको इधर उधर बेड पर सर्कस करके सोने की आदत थी। यहाँ तनय परेशान था, वहीं जन्य रिधिमा के रूम में खाना लेकर पहुंचा तो रिधिमा ने जन्य को देख के गुस्से में चिल्ला के जन्य को वापस जाने को बोल दिया। जन्य भी बेचारा अभी लड़कियों की डबल मीनिंग बातें समझता नहीं था, इसलिए वापस जाने लगा तो रिधिमा और चिढ़ गई। रिधिमा पैर पटकते हुए जन्य के पीछे से आई और उसका सिर पकड़ के उसके हाथ में पकड़ी थाली में घुसा दिया। जन्य की आंखें बड़ी हो गई और उसके नाक में कड़ी भी लग गई थी। लेकिन अब जन्य थोड़ा गुस्सा गया और बोला, ये क्या बदतमीजी है। रिधिमा आगे आई और जन्य को घूरने लगी। जन्य ने इस टाइम मास्क नहीं लगाया था, उसने अपने फेस पर दबा लगाई थी, इसलिए मास्क हटा दिया था।
रिधिमा को जन्य का फेस देख के फिर चीड़ मचने लगी। ऊपर से जन्य अभी उसके ऊपर हंसा था। वो सोच सोच के तो उसको और गुस्सा आ रहा था, इसलिए रिधिमा भी गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? जन्य थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर चिढ़ते हुए बोला, तुमने ही तो बोला था वापस जाने को। रिधिमा ने जन्य के हाथ से थाली ली और साइड रख के उसको धक्का देते हुए बोली, तो तुम चले जाओगे? जन्य थोड़ा पीछे हो गया और बोला, तो और क्या करूं? यहाँ रुक के तुम्हारी आरती उतारो। रिधिमा, हाँ तुम मेरी आरती उतारो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ समझे। मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तुमने गलती की है, सॉरी बोलो, बार बार 1000 बार। तब तक जब तक मैं नहीं मान जाती तब तक मुझे मनाओ। जन्य रिधिमा को शौक में देखते हुए बोला, क्या सॉरी डॉट? किस लिए? और तुमको खाना नहीं खाना तो मैंने वापस जाके क्या गलती कर दी? रिधिमा, बहुत बड़ी गलती कर दी। लड़की ने अगर गुस्से में ना किया तो उसका असली मतलब होता है तुम गिड़गिड़ाओ उसके आगे, उसको मनाओ, अपने हाथों से जबरदस्ती उसको खिलाओ। जन्य बेचारा सदमे में चला गया। उसके लिए तो आज तक ना का मतलब ना होता था, आज पहली बार उसको ना के अगर वेरिएंट पता चल रहे थे, वो भी इतने खतरनाक खतरनाक वाले। जन्य शांत पड़ के सोच रहा था कि रिधिमा उसको फिर धक्का देते हुए बोली, तुमको बिल्कुल अक्ल नहीं है ना? कैसे एक लड़की को मनाना है, कैसे उसकी बातों का मतलब समझना है? इसलिए आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तुम सिंगल ही मरने लायक हो। मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से शादी की। तुमको बस मेरी बातें छोड़ के दुनिया जहन समझ आता है, मुझसे प्यार से बातें तक नहीं करते। मुझे मनाते समय तुम्हारा दिमाग एकदम नासमझ बन जाता है, पर जब बाहर जाना होता है ती अच्छे से हप्सी बन के मटन का सेवन करते हो। जन्य पीछे होते हुए शौक और कंफ्यूजन दोनों में था। वो तो एक भी नहीं खाता, फिर मटन छी छी, उसका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले उसके पैर से बेड टकराया और वो बेड पर गिर पड़ा। जन्य शॉक हो गया और तुरंत उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन रिधिमा ने उसको फिर धक्का दे दिया। जन्य और शॉक हो गया और साथ में उसकी धड़कनें भी बढ़ गई। जन्य शौक में रिधिमा को देख रहा था कि रिधिमा भी उसके बगल में आके लेट गई और बोली, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे, बस कल सुबह होने दो, सबसे पहले चीटिंग का केस करूंगी तुम्हारे ऊपर। जन्य शौक होते हुए बोला, चीटिंग का केस डॉट? रिधिमा जन्य की तरफ पलट गई और उसको घूरते हुए बोली, हाँ तुमको क्या लगा मैं सती सावित्री टाइप हूँ? मेरा पति मेरा देवता है, हट। उसी पति को मार मार के चाय की पत्ती बना के उसको फिर पानी में उबाल के पी जाऊंगी। जन्य की आंखें बड़ी हो गई। ये रिधिमा क्या पागल खाने से भाग के आई है? और चिटिंग उसने कब की? चिटिंग एक तो इस लड़की की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें बेचारे जन्य के सिर के ऊपर से जाती है। जन्य फिर अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ बोलता उससे पहले रिधिमा बोली, आंखें क्या फाड़ रहे हो? तुमको क्या लगा तुम बाहर मटन खा के आओगे और मैं तुमको ऐसे ही छोड़ दूंगी? चमड़ी खींच लूंगी तुम्हारी। जन्य की आंखें उल्लू जैसी फैल गई और वो हैरानी से बोला, मटन डॉट? मैंने कब खाया मटन? मुझे एक की स्मेल से एलर्जी है, मैं मटन कैसे खाऊंगा? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और चलो तुमको ऐसा लगा भी कि मैंने मटन खाया तो मटन खाने पर कौन केस करता है? अगर खाने वाले पर तुम केस कर रही हो तो जो लोग बेचते हैं उनका क्या हाल करोगी? रिधिमा अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी और बोली, तुम मुझे लपटे रहे हो, मुझे बच्चा समझते हो? जन्य रिधिमा को देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से हिल चुका है। तुमसे बात करने जाऊंगा तो मेरा दिमाग भी मुझे निकाल के रद्दी के भाव बेचना पड़ेगा। बोलते हुए जन्य उठने लगा तो रिधिमा ने उसका हाथ पकड़ के फिर अपने बगल में लेटा लिया और जन्य को समझने का मौका दिए बिना उसके ऊपर आई और उसका मुंह पकड़ के दबाते हुए बोली,
तुम चोमू हो कि मुझे चोमू समझ रहे हो। जन्य सदमे में रिधिमा को देख रहा था। बेचारे की हालत खस्ता हो गई थी। रिधिमा ने फिर उस रात के जैसे जन्य के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे जन्य को उस रात की याद आ गई और वो फिर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। हेलो दोस्तों, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार कल के एपिसोड के कमेंट के नो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस 3 कमेंट। भाई ऐसा कौन करता है? इतना अच्छा नहीं था क्या लास्ट एपिसोड जो आप लोगों ने कमेंट तक नहीं किए? कोई कमी हो तो बता सकते हो, पर ऐसे शांत रहोगे तो कैसे चलेगा यार, दिल तोड़ देते हो कसम से।